हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली यदि आपकी साइंस की तैयारी हो चुकी है एग्जाम के लिए, तो चलिए फटाफट आप लोग इस क्लास पे आ जाइए और इस धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके दिखाइए कि आप कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर पाते हैं यहाँ से साइंस के। और मैं आपको बता दूँ, ये सारे साइंस के क्वेश्चन जो इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं, ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड हैं। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार प्रैक्टिस सेट को। ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 10 मार्च से अनअकैडमी पे मंजिल इंडियन नेवी के नाम से क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए, वो अभी तक आपने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? यदि अभी तक आपने नहीं किया है, मतलब क्या कर रहे हो, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप फटाफट अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो और जाकर के प्लस कोर्सेज बाई करके ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो इसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपके 2021 बैच की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें प्रियांक प्रभास सर आपको जीएस और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अनिश पाठक सर आपको इंग्लिश और मयंक चतुर्वेदी सर को आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस जो ये क्रैश कोर्स है कि इस क्रैश कोर्स से आपके जो है इंडियन नेवी की तैयारी, आप चाहे एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, एमआर की या फिर डबल ए की, डेफिनेटली बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है और आप पहली बार में ही एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। सो प्लीज जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और ये बैच कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो। जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है, टॉप एजुकेटर है इसमें, आप देख सकते हैं रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं। ठीक है, तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए, जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगला है एनडीए के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से। ठीक है, तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेज भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेज यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे इस साइंस के प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बेहद आसान है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल पूछ रहा है, बेहद आसान है, सबको पता होगा, फटाफट कमेंट करिए। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पी, ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी है एन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पी मतलब हो गया फास्फोरस का ये केमिकल सिंबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है के मतलब पोटेशियम का ये केमिकल सिंबल है। ऑप्शन नंबर सी जो है सी ये आपका कैल्शियम का जो है रासायनिक चिन्ह है। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है एन यही है सोडियम का रासायनिक चिन्ह। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो है ये पूछा भी जा चुका है और बेहद आसान भी है, 7, 8, 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ तंबाकू। ठीक है, तो पूछा है तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है। बेहद आसान है, ये आप शुरू से ये भी पढ़ते आ रहे हैं। तो तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन, जो सबसे अधिक मात्रा में तंबाकू में पाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर बी निकोटीन, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो मुख्य घटक तंबाकू का है, यही घटक बिल्कुल जो है आपके कॉफ़ी में भी पाया जाता है। अब आपको याद आया होगा कि तंबाकू में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है निकोटीन। ठीक है, और यही कॉफ़ी में भी पाया जाता है। आपको याद होगा जब भी आपको नींद आती है तो लोग कहते हैं कॉफ़ी बना के पी लो। ठीक है, तो निकोटीन क्या करता है ना, वो नींद नहीं आने देता है। ठीक है, नींद दूर करता है। तो हल्की मात्रा पाई जाती है कॉफ़ी में, बल्कि तंबाकू में बात कर ले तो निकोटीन की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, और वही निकोटीन जो है काफ़ी में भी पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है। याद कर लीजिएगा, तो तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? निकोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन एक रिएक्शन दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ऑलरेडी ये सॉल्व है, बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू पता करना है कि एक्स की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी रिएक्शन यदि आप सॉल्व करते हैं ना, तो बस आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाइए, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, रिएक्शन बस बैलेंस करना सीख जाइए। ऑप्शन नंबर ए है NaCl आएगा एक्स की जगह पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2NaCl आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3NaCl आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी NaCl2 आएगा। फटाफट कमेंट करेगा।
देखिए NaCl का मतलब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड है भाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे Na2CO3 + 2HCl है, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी यहाँ तक इन्होंने सॉल्व कर दिया है। CO2 मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, CO2 ऑक्सीजन का 3 एटम दिया गया है, तो 2 एटम तो ऑलरेडी यहाँ पे रख दिया गया है। सी तो यहाँ पे कार्बन तो रखा ही गया है, ठीक है। O2 भी रख दिया गया है, मतलब एक जो आपका है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम बचा हुआ है जो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में चला गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में चला गया, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो ये आपका बन गया H2O, मतलब H2O मतलब पानी और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बन गया। अभी इसमें क्या क्या बचा हुआ है जो हमें बैलेंस करना है, तो इसमें हमारे पास बचा हुआ है 2 एटम क्लोरीन का, ठीक है, और 2 एटम बचा हुआ है Na का यानी सोडियम का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप NaCl तो कर नहीं सकते क्योंकि 2 एटम जो दोनों का बचा हुआ है, ये तो एक एक एटम सिर्फ आप ले रहे हैं ना, ठीक है। तो हमको 2 एटम लिखना है, तो आप NaCl2 भी नहीं कर सकते, नहीं फिर जो है आपके Na का फिर एटम कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम Na का दिया गया है। और 3 भी नहीं कर सकते क्योंकि 3 तो कहीं है नहीं, 3 एटम ना ही Cl पे हैं ना ही Na पे हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 NaCl हो जाएगा। तो 2 Na, ठीक है। देखिए दो आपका एटम Na का भी कवर हो गया और Cl का भी 2 एटम, ठीक है। अगर पहले आ जाता है, देख लीजिएगा, अगर इससे पहले अगर 2 लिखा जाए तो ये दोनों के लिए होता है, और यदि ऐसे लिखा जाए Na2Cl लिखा जाए तो ये सिर्फ 2 एटम Na का दर्शाता है, सोडियम का दर्शाता है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, 2 NaCl होगा। x की वैल्यू क्या होगी, 2 NaCl होगी। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भाई। H2SO4 का आणविक भार क्या होगा, ठीक है, सॉरी बार यहाँ पे लिख दिया, भार, ठीक है, यानी वेट क्या होगा, ठीक है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर वेट फटाफट कमेंट करिए, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 40, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 42 और ऑप्शन नंबर डी 50। फटाफट कमेंट करेगा, H2SO4 का जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। तो मैं आपको बता दूं H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 50, कितना होगा, 50 होगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, हु इज नोन एज दी फादर ऑफ जेनेटिक्स। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ जॉर्ज मेंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ मॉर्गन, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है जेबियस हेल्डेन। फटाफट कमेंट करेगा आप लोग, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के जो है जनक माने जाते हैं जॉर्ज मेंडल, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको पता होगा जो मटर वाली थ्योरी है इन्होंने ही दी थी, ठीक है, अनुवांशिकी से संबंधित, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज। अब देखिए ये प्रोसेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैं डिटेल करा रहा था। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो मेरी क्लास लिया हो और उसको पता ना हो कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ठीक है। डायरेक्ट सॉलिड से यदि कोई चीज़ वेपर में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कपूर, ठीक है। आप कपूर जानते ही होंगे, ठीक है। तो यदि आप कपूर जलाते हैं तो उस कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है। जब जलाया जाता है तो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज होकर के सीधे वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब उड़ जाता है धुआं बन के, ठीक है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज, तुरंत जो है सॉलिड से वेपर बन जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल भी देके मैंने पढ़ाया था और बताया भी था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण तो होगा नहीं भाई, ठीक है। वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन लिक्विड टू वेपर में जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूं कंडेंसेशन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने बिल्कुल, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी में बोले तो उदातीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड नोबेल गैस। नोबेल गैस का आविष्कार किसने किया था, फटाफट कमेंट करेगा, सबको पता होगा। नोबेल गैस का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं केविन, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूं रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूं मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी बोलता हूं नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करिए। देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गलती कर रहे हैं, ठीक है,
बहुत से बच्चों ने केविन जवाब दिया है, केविन गलत हो गया यार, केविन नहीं होगा, ठीक है। रदरफोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने किसका वो आविष्कार किया था, प्रोटॉन का किया था, ईंट पर नाचे वाला आपको पता है ना, ठीक है। किसका किया था, प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने। और मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी ने किया था रेडियम का खोज, किसका, रेडियम का। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आप बताइए नोबेल गैस में नोबेल गैस का आविष्कार किसने किया था, ये आप पढ़ चुके हैं, सर विलियम रामसे, नाम पढ़े होंगे आपने, ठीक है, सर विलियम रामसे, भाई विलियम रामसे, विलियम रामसे। चलिए फटाफट विलियम रामसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट नेवर काजेज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक धनी स्रोत है, मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है किंतु वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है, नहीं फैलाता है, ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ऊर्जा तो हमें मिलती है लेकिन प्रदूषण नहीं फैलता है वह हमारे वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर ए बोल दूँ न्यूक्लियर एनर्जी, भाई नाभिकीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ कोयला, कोयला भाई कोयले से धुआं निकलता है, धुआं वो क्या है, CO2, ठीक है, ठीक है। तो कोयले से CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो फैलता ही फैलता है, ठीक है। सोलर एनर्जी की बात कर लें, और ऑप्शन नंबर डी वुड, लकड़ी भी जलेगी तो भाई धुआं निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और वही है आपका सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा जो हमें मिलती है। एक बात बताइए इससे कौन सा पॉल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारा ओजोन लेयर होता है, जो इसके अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो हमें हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको वो क्या करता है, फिल्टर करके भेजता है पृथ्वी पे, ठीक है। तो सोलर एनर्जी क्या है, एक ऐसा मतलब ऊर्जा का ये धनी स्रोत भी है, हमें ऊर्जा अधिक मात्रा में ऊर्जा भी देता है और साथ में किसी प्रकार का कोई वायुमंडलीय प्रदूषण भी नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज बेस्ट जो है ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए आजकल सब लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डू दी एम्फीबियस एनिमल्स डिजायर। डिजायर मतलब होता है श्वसन करना, सांस लेना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना अपने लंग्स से, वैसे पूछा जो एम्फीबियंस होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि उभयचरी या फिर जो है एम्फीबियंस होते क्या है, ठीक है। तो एम्फीबियंस ऐसे जंतु होते हैं जो पानी में भी रह लें और जमीन पर भी रह लें, ठीक है, दोनों में रह लें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर बात कर लें तो होता है मेढक, ठीक है। अब एक बात बताइए, मेढक आपका पानी में भी रहेगा तो किससे सांस लेगा, मछलियां जिससे सांस लेती हैं गिल्स से, पानी में रहेगा तो गिल्स से सांस लेगा, ठीक है। या फिर गिल्स की जगह अगर गिल्स से नहीं ले पाता है तो किससे लेगा, आपकी स्किन से लेगा, ठीक है। स्किन्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं एम्फीबियंस के, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। और जब वो जमीन पे होते हैं तो वो हमारी तरह लंग्स यानी फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों का जो है इस्तेमाल करते हैं, ये जो एम्फीबियंस होते हैं तीनों का इस्तेमाल करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, सांस लेने के लिए, याद कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी A to C, ठीक है, ABC तीनों का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। कह रहा है प्रोटीन्स में कितने एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये आपके कोस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है पिछले साल। प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ 20, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। फटाफट कमेंट करेगा दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ प्रोटीन में टोटल 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, कितने, 20, कितने 20, याद कर लीजिएगा 20। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ फाइंड काट दीजिए, ये कुछ एरर हो गया, ठीक है। व्हाट इज फार्मूला टू फाइंड, या फिर कह लीजिए व्हाट इज फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र बताइए जरा हमें। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ mgh, ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ 1/2 mv होल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ 1/2 mv स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी बोलता हूँ mv/2। फटाफट कमेंट करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग शुरू से ही जो है काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर को होता है, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर कर देंगे ना तो ये दोनों पे हो जाएगा, मास पर भी हो जाएगा, वेलोसिटी पर भी हो जाएगा स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर हो जाएगा दोनों पे, तो दोनों का नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ किसका होता है, वेलोसिटी का होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। अब यही नहीं पता तो कुछ नहीं पता होगा, सोनार में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ एक्सरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ मैकेनिकल वेव्स और ऑप्शन नंबर डी बोलता हूँ नन ऑफ दिस, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए,
फटाफट कमेंट करिए, सोनार में कौन सी तरंगें यूज की जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स। दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, कार्य का मात्रक पूछ रहा है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी मीटर अपन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ वाट, और ऑप्शन नंबर डी बोलता हूँ जूल। फटाफट कमेंट करेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? तो कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है? जूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। फटाफट कमेंट करेगा। इसमें से काइनेटिक एनर्जी एक सदिश राशि है, या फिर एक्सेलरेशन, या फिर मास, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी है। फटाफट कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो आपका एक्सेलरेशन है ना, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बाकी सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर। कह रहे हैं बहते हुए पानी में किस प्रकार की एनर्जी पाई जाती है। फटाफट कमेंट करेगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहते हुए पानी में विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर। कौन सी एनर्जी इससे एसोसिएटेड होती है? ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक, ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहते हुए पानी में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, मतलब जो उत्पन्न होती है, वो होती है एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किस प्रकार की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। याद कर लीजिएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। हमारी इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। और आपको भी पता है जो हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन होता है वो आप सभी के लिए होता है। जो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है, और इसके साथ में ये भी कमेंट करके बताना है कि 16 क्वेश्चन में से आपने बिल्कुल कितना क्वेश्चन सही किया, आपका स्कोर क्या रहा है इस क्लास का। उस हिसाब से अगले पार्ट में मैं क्वेश्चंस के लेवल अप या डाउन कर सकूंगा, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबको कमेंट करना है। सिलेंड्रिकल लेंस जो होते हैं आर यूज टू करेक्ट, क्या सही करने के लिए यूज किया जाता है? बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मायोपिया के लिए। देख लीजिएगा ये सब बीमारियां हैं, ठीक है, मायोपिया। फिर अगला क्या है? एस्टिमेटिज्म। फिर अगला है हाइपरमेट्रोपिया, और ऑप्शन नंबर डी कलर ब्लाइंडनेस। तो जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोल दिया मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी एस्टिमेटिज्म, ऑप्शन नंबर सी हाइपरमेट्रोपिया, और ऑप्शन नंबर डी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए, और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस से डेली मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा रहेगा। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।